નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ અંદર. આજે એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ અને કદાચ સબ્જેક્ટ પણ એક અલગ જ છે. છેલ્લા કેટલાય દશકોથી વિશ્વના બધા જ દેશની અંદર ઇકોનોમીની વાતો બહુ ચાલે છે. દરેક દેશના પ્રધાનમંત્રી હોય કે દરેક દેશના રાજનેતા હોય કે દરેક દેશના કોઈ પણ નાગરિક આવે ત્યારે ઓલવેઝ પોતાના દેશની ઇકોનોમીની વાત કરતા હોય છે. અને આ ઇકોનોમીની વાત કરતા કરતા એ પોતાના દેશની જે ખાસિયત હોય એના વિશેની વાતો કરે છે. આપણે જોયું છે કે પ્રોડક્શનને લઈને ઘણા લોકો કહે છે કે અમારી ઇકોનોમી છે પ્રોડક્શન ઉપર બહુ જ ડિપેન્ડન્ટ છે. ઘણા લોકો કહે છે કે અમારી એક્સપોર્ટ ઉપર છે. ઘણા લોકોના સ્ટોક માર્કેટ અલગ અલગ રીતે પોતાની ઇકોનોમીની ચર્ચા કરતા હોય છે. પરંતુ ભારતમાં એક વ્યક્તિ એવી આવી કે જેણે એક વિષય એવો હતો જે કેટલાય સમયથી જે લેવા જેવો હતો પરંતુ એ લેવાયો નહોતો, ચર્ચામાં હતો પરંતુ લોકો વચ્ચે મુકાયો નહોતો. અને એ વિષય પર અભ્યાસ કરીને પોતે અલગ અલગ સંશોધનો કર્યા અને આ સંશોધનોની સાથે સાથે તેઓ લોકો સુધી ગયા. અલગ અલગ હિન્દુસ્તાનના અલગ અલગ પ્રદેશોમાં ગયા, અલગ અલગ રાજ્યોમાં, શહેરોમાં લોકો સાથે મળી અને એક નવા વિષય એમણે ઉજાગર કર્યો. અને આ જે વિષય છે એની અંદર એટલું ગહન એમણે અભ્યાસ કર્યો છે કે મને લાગે છે કે હવે પછીની જે 24 મિનિટ્સ છે એ આઈ એમ ડેમ શ્યોર કે ઓછી જ પડવાની છે. છતાં પણ વાતની શરૂઆત કરી દઈએ. આજે अपनी साथ है संदीप सिंह जी. संदीप जी, आपका स्वागत है. धन्यवाद. संदीप जी, मैंने शुरू में बोला कि इकोनॉमी के बारे में बहुत लोगों की चर्चा होती है, सब लोगों ने किया. आपने टेम्पल इकोनॉमी, दोस्तों આ શબ્દ હું ધ્યાનથી બોલ્યો છું, કોન્શિયસલી બોલ્યો છું, કારણ કે જેવું આ ટેમ્પલ ઇકોનોમી સંદીપ સિંહજીના કાને પડ્યું, તમારા કાને પડ્યું ત્યારે તમે નોર્મલ લઈ લીધું, પરંતુ આ વ્યક્તિના કાને પડ્યું ને તો એ ભડકી જશે. बोले डोंट से टेम्पल इकोनॉमी. उसी बात से शुरू करते. आप टेम्पल इकोनॉमी क्यों नहीं बोलना चाहते या तो किसी को बता देना नहीं चाहते? हाँ, इसलिए कि देखिए, क्रिश्चियन है चर्च जाते हैं, मुस्लिम है मॉस्क जाते हैं, हिंदू कहाँ जाएंगे? टेम्पल. टेम्पल का दो डेफिनेशन है. एक है प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पेगन्स या पगान्स. पेगन या पगान जो सभ्यता खत्म हो गई, रोमन, इजिप्शियन, हम तो जीवित सभ्यता है. और दूसरा कहेंगे कि टेम्पल का मतलब है जहां लोग इकट्ठे होते हैं पूजा करने के लिए. जबकि हमारे मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो भगवान का घर होता है. तो वो टेम्पल नहीं है. और 100 करोड़ लोगों की पूजा की जगह का नाम सही होना चाहिए. मंदिर है, देवालय है, या तमिल में कोविल है. टेम्पल और मंदिर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है. वो हमारे भगवान का घर है. सो आप कहेंगे कि ये मंदिर इकोनॉमी. मंदिर इकोनॉमी. ओके, ये मंदिर, संदीप सिंह जी, यही मंदिर इकोनॉमी और मंदिर वाला सब्जेक्ट जो आपने पसंद किया और उसके ऊपर ये डेप्थ में जाने का कब ये सोच आई कि ये मुझे करना है? हाँ, ये जब चाइनीज वायरस चल रहा था तब दो घटनाएं हुई. एक, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मंदिरों को इतना करोड़ सरकार खजाने में जमा करना है, जबकि किसी केंद्र सरकार ने नहीं बोला कि पैसे की कमी है ना राज्य सरकार ने. और कई हिंदू भी चालू हो जाते हैं कि पैसे क्यों चाहिए मंदिर में. तो हमने बोला वो क्लैरिटी लानी जरूरी है. और दूसरा जो सर था, लोग बंबई से गोरखपुर तक पैदल गए. 1600 किलोमीटर है ट्रेन से, बाई रोड 2000 किलोमीटर हो जाएगा, और देश भर में ऐसे लोग चले. तो हमने बोले हिम्मत कहाँ से चलने के लिए? खुद व्यक्ति नहीं गया, पत्नी को ले गया, बच्चे ले गए, माँ पिताजी, पशुधन भी लेके गया, और सब पहुंच गए. 5-6 लोग अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में मारे गए. तो वो कॉन्फिडेंस, हमारे दोस्त मैराथन दौड़ते हैं अलग अलग शहर में जाकर, हमने पूछा तुम चलोगे? बोले कुछ भी बोलता है. तो वो हिम्मत कहाँ से आती है? तो आप देखिए, हम अमरनाथ यात्रा में चलते हैं, कांवड़ यात्रा चलते हैं, वैष्णो देवी चलते हैं, पंढरपुर चलते हैं, शबरीमला चलते हैं. हम तीर्थ में जो चलते हैं वो समय पे काम आया हमारे. तो हमें कहा कि ये बहुत जरूरी चीज है कि हम इस पे पूरा लिखूं कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था क्या है. नहीं तो कोई रेफरेंस लिया आपने या किसी से मिले या खुद ने बैठ के स्टडी कर लिया? और ये मेरे हिसाब से बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज भी आप अपने बुक में लिखा भी है और आप बातें भी करते हैं. तो ये एक एक चीज जो है वो कहाँ से, मतलब पाई कहाँ से? ये रिसर्च है सर. पूरे चाइनीज वायरस चला, 2.5 साल सब चीजें बंद थी, तो मैंने 3.5 साल किताब लिखने में लगाए. ओके. तो सारा रिसर्च, जो पहले घूमे थे मंदिर, बट रिसर्च 3.5 साल घर पे बैठ के किया हूँ. ओके. और कई सारी किताबें, कई लोगों की पीएचडी थीसिस, कई रेफरेंस मटेरियल यूज किए. तो ये रहा. मंदिर की बात आती है ना, तो क्योंकि इतनी वर्सेटलिटी वाला हमारा कंट्री है, डाइवर्सिटी इतनी है. हिंदुस्तान के कोई भी कोने में जाओ, उसका स्थापत्य कुछ अलग मिलेगा,
पूजा पद्धति अलग मिलेगी। बिल्कुल। शायद एक जगह पे ये वर्जित है, तो दूसरी जगह पे उसको अलाउ किया जाता है। हाँ, तो क्या डाइवर्सिटी क्या पाया आपने? पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों का अभ्यास किया होगा हाँ, आपने। हाँ। क्या-क्या डाइवर्सिटी और क्या संक्षिप्त में क्या बता पाएँगे? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी रिचुअल्स हम कहें कि ये करना इस मंदिर में ये नहीं करना है, वो सब वैज्ञानिक रीति-रिवाज़ों पे है। उसके पीछे साइंटिफिक कारण है। हुँ, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ जी। कि जैस्मिन का फ्लावर पूरे भारत में होता है। हुँ, लेकिन मीनाक्षी मदुरई जो मंदिर है, वहीं पे देवी को चढ़ाया जाता है। 6 बार तो उनको अलग-अलग जैस्मिन से दिन में सजाया जाता है। तो क्यों? तो अब जब रिसर्च करने से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मालूम चली कि मदुरई में जो ज़मीन में सल्फर कंटेंट ज़्यादा है। ओह! तो उससे क्या होता है कि फ्लावर का जो पत्ती मोटी होती है, पत्ती मोटी होती है तो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा देर फ्रेश होता है। ओह! प्लस जैस्मिन शाम को खिलता है लेकिन मदुरई में सबसे लेट में खिलता है, तो दूसरे दिन सुबह ज़्यादा फ्रेश रहता है। और जैस्मिन फ्लावर बाल में लगाने से उससे स्ट्रेस रिलीजिंग क्वालिटी होती है, इसलिए महिलाओं को कहते हैं लगाइए। तो देखिए बहुत हर जगह होती है बट मदुरई से इसलिए जोड़ा गया कि उसके पीछे इतने कारण हैं। तो हुँ, हर छोटी-छोटी चीज़ जो आप मंदिर में देखते हैं हो रहा है, हुँ। उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण है जो हम समझ पा रहे हैं या अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। उसमें और रिसर्च की ज़रूरत है। शिखर के बारे में भी मेरे हिसाब से बहुत रिसर्च हुँ, किया होगा हाँ, और मैंने एक आपके वीडियो में और वीडियो में भी हुँ, बोला होगा, लेकिन एक वीडियो में पढ़ रहा था कि ये शिखर ही क्यों ऐसे ही क्यों बनाया गया और हर प्रदेश के लिए अलग-अलग है। हाँ। तो वो शिखर के बारे में भी बताइए, मंदिर देखिए, के शिखरों। शिखर के बारे में 2 चीज़ें हैं कि हर जैसे उत्तर में या बंगाल में, दक्षिण में मंदिर के शिखर अलग मिलेंगे। हुँ, क्योंकि वहाँ जो पत्थर की क्वालिटी है वो अलग है, सॉइल की क्वालिटी अलग है। तो हर पत्थर को आप अलग तरीके से ही इस्तेमाल कर सकते हैं या उसपे चिन्नी हथौड़ा चला सकते हैं। सब पे हुँ, आप हुँ, ऐसे कार्विंग नहीं हो सकती है हुँ, और बहुत दूर से ले भी नहीं जा सकते हैं। हुँ, इसलिए हर क्षेत्र के शिखर जो हैं अलग होते हैं। और जो शिखर होते हैं या गोपुरम बोलते हैं, वो ऊपर होता है बड़ा और खोखला होता है। तो हुँ। उसमें ट्रेडिशनली बीज रखे जाते थे। जो हर 15-20 साल में बदले जाते थे और कारण ऐसा था कि अगर मतलब आप ज़रा बताइए कि जो वो जो शिखर मुख्य है। शिखर है ऊपर हाँ, वाला, वो अंदर से खोखला दिखता है ना, अंदर हाँ, खाली रहता है, हाँ, तो उसमें ट्रेडिशनली बीज भर के बंद रखते थे। ओके। विचार ये था कि जैसे प्रलय आए, प्रलय का मतलब होता है कि पानी बहुत आएगा, हुँ, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी मंदिर तो इतना ऊँचा है, उसके शिखर में बीज है, तो जो बच जाएँगे लोग, वो बीज से खाना खाएँगे और फिर से खेती करके जीवन यापन करेंगे। ओह! अब आज की तारीख में देखिए उसको प्रिज़र्व करने के लिए क्या करती है सरकार? सरकार बनाएगी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। वो जाते हैं लेह जैसी ठंडी जगह में, ज़मीन के अंदर कई मीटर नीचे क कमरा बनता है जिसका टेम्परेचर कूल करके बीज प्रिज़र्व होता है। हुँ, और पूरे दुनिया का एक स्विट्ज़रलैंड में शायद नॉर्डिक कंट्री में वैसी ज़मीन के अंदर प्रिज़र्व किया जाता है, हुँ, -60 -120 हुँ। पे। हमारे यहाँ कितना अनोखा सिस्टम था। इसलिए कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो विज्ञान से आधारित नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। संदीप जी, अलग-अलग एरा में अलग-अलग मंदिरों का निर्माण किया गया। हुँ, आपके अभ्यास में क्या देखा गया कि अगर 14th सेंचुरी में कोई अगर टेम्पल बना है, हुँ। 12th सेंचुरी में बना है, 13th सेंचुरी में, 15th, 16th, क्या-क्या बदलाव, क्या-क्या मंदिरों की जो बनावट है उसमें भी कुछ पीरियोडिकल आपको कुछ चेंजेस लगे? और वो भी क्या अलग-अलग रीज़न की वजह से? देखिए अलग-अलग रीज़न हैं। बहुत फ्रैंकली वो तो मैं इकोनॉमिक एंगल से देख रहा था तो बहुत आर्किटेक्ट पे नहीं देखा। हुँ, पर 2 कारण आपको बताता हूँ कि जब एक तरफ आक्रांता आके मंदिर तोड़ रहे थे, तो देश के दूसरे हिस्से में लोग धड़ाधड़ मंदिर बना रहे थे। तो आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हुँ, तमिलनाडु में आपको शिव काशी, तिन्न काशी, तो वहाँ क्यों काशी है? तो जब औरंगज़ेब तोड़ रहा था यहाँ, तो तमिलनाडु के राजाओं ने बोला अगर वो पूरा तोड़ देगा तो यहाँ पे काशी रहेगी, इसलिए इतने सारे काशी बना दिए। ओह! और आपको एक और अनोखी चीज़ बताऊँ कि बनारस के मंदिर को बचाने के लिए वो लोग कहते नहीं कि तब तोड़ रहा था तो बाकी भारत में क्या हुआ? तो 2 कारण हैं, आज भी मंदिर टूट रहे हैं, यहाँ-वहाँ हम क्या कर रहे हैं? और हुँ, दूसरा कि वहाँ पे बोला कि औरंगज़ेब ने जो हिंदू रह गए हैं, या तो उनको कन्वर्ट होना होगा या जज़िया देना होगा। तो लोगों को लगा सारे हिंदू भाग जाएँगे। तो कर्नाटक के एक राजा ने बनारस के हिंदुओं के लिए जज़िया औरंगज़ेब को दिया कि ताकि वहाँ हिंदू रहें। ओह! तो पूरे भारत के लोग हर समय जुड़े रहे हर जगह से, कि कहीं और देश तमिलनाडु भी में इतना बड़ा है तो वो लोग एक जगह तो आक्रांता साम्राज्य उनका बनने ही वाला नहीं था। कभी बना भी नहीं। ओके। सो उस वक़्त की एकता और ख़ास करके धर्म को लेके और मंदिर को लेके वो एकता उस वक़्त भी दिख रही थी। थी, हाँ। अब सोचिए तमिलनाडु में काशी बना रहे थे और यहाँ के लोग उनके लिए कर्नाटक से उनके हिसाब से टैक्स पे कर रहे थे। ओह ग्रेट! यहाँ रुकूँगा संदीप जी, वक़्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, मंदिर विशेनी
રસપ્રદ વાતો એક નાનકડા વિરામ બાદ. સફરથી મંજિલ સુધી. विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथि में. संदीप जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि बेसिक आपका रिसर्च मंदिर इकोनॉमी पे, मैं वहीं पे आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा इंडिविजुअल संदीप जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि संदीप जी के बारे में बहुत कम लोग पूछते हैं. ज्यादातर संदीप जी जब सामने मिलते हैं या स्टेज पे होते तो मंदिर के बारे में ही सवाल. तो इस संदीप जी का जन्म कौन से मंदिर में, कौन से स्टेट में हुआ था? घर मंदिर की बात कर रहा हूँ. वहाँ मैं राउरकेला उड़ीसा में हमारा जन्म हुआ. पिताजी वहाँ राउरकेला स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, तो ग्रेजुएशन तक की वहीं पढ़ाई हुई. फिर रांची, अहमदाबाद और बैंगलोर में पढ़ाई करी है. दिल्ली, कानपुर और मुंबई में नौकरी करी है. ओके. तो ये सफर क्या क्या था और ऐसे कैसे आना हो गया? मैं शुरू किया लेबर रिहैबिलिटेशन पे काम करता था कानपुर में. उसके बाद एडवर्टाइजिंग टीवी चैनल्स पे रहा. 2006 में एक इंटरेस्टिंग घटना हुई. डॉक्टर मनमोहन सिंह आईएसबी हैदराबाद में बोले कि भारत की इतनी मैनेजमेंट थिंकिंग नहीं है. मुझे 2-4 दिन बड़ा गुस्सा रहा और जवान था उस समय. फिर एक बात समझ में आई कि इस पे इतना काम करते हैं कि कोई और मनमोहन सिंह ऐसा सवाल ना पूछे. मैंने नौकरी छोड़ दी और उस दिन से रिसर्च करता हूँ इंडियन बिजनेस हिस्ट्री और इंडियन वे ऑफ मैनेजमेंट पे, और पुस्तकें लिखता हूँ. कई आईएम्स में और अदर प्रीमियम इंस्टीट्यूट में ऐसे गेस्ट फैकल्टी भी जाता हूँ पढ़ाने. खुद का एक छोटा सा म्यूजियम जैसा बनाया हूँ इंडियन बिजनेस हिस्ट्री पे. भारत में ऐसा कुछ है नहीं मेरी जानकारी में. और टेम्पल इकोनॉमी भी उसी का हिस्सा है. ओके. अब आ जाते हैं सीधा सब्जेक्ट पे, टेम्पल इकोनॉमी पे. ये टेम्पल इकोनॉमी जो है, ये क्या टेम्पल जिस वक्त बनाया गया, या तो उस वक्त के जो राजा थे, या तो शायद ऋषि मुनि के समय से बात करें, तो क्या आपको लगता है कि ये उसी विचार को लेके कि दिस विल बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी और आने वाले दिनों में इसका सोसाइटी में एक अलग ही महत्व होगा या तो योगदान होगा, क्या उसी डिजाइन से उस वक्त बनाया गया, या तो आने वाले दिनों में धीरे 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 जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती गई, जैसे मानवीय गुण अलग अलग गुणों में डेवलप होते गए, उसके बाद उस वक्त के जो थिंक टैंकर होंगे उन्होंने ये बनाया होगा? नहीं, मेरा मानना है कि शुरू से ये कंसेप्ट क्लियर था. मैं उसको उदाहरण देता हूँ आपको कि डेट्रॉयट को बोला जाता है मॉडर्न इकोनॉमी का शहर है. सबसे पहले इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन से कार बननी शुरू हुई, और आज आप देखेंगे 1925 से डेट्रॉयट रहा. आज देखेंगे 100 साल बाद भी डेट्रॉयट शहर को बोलते हैं मर रहा है. उसकी आबादी करीब 1/4 है. बहुत कोशिश की, रिवाइव नहीं हो रहा है. कारण क्योंकि वहां जो कार बनती थी बाद में जापान, फिलीपाइंस, कोरिया, भारत में सस्ती बनने लगी, वो मर गया. अगर आप यूरोप, रशिया और चाइना में भी सर्च करेंगे घोस्ट टाउन्स, तो एक लंबी शहरों की लिस्ट आएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट आ गया या कोई सस्ता बनाने लगा. अब आप सर्च कीजिए 4-5 सबसे पुराने शहर दुनिया के, उसमें नाम आएगा उज्जैन जी, पुष्कर जी, काशी जी, रामेश्वरम जी. अब देखिए यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, लेकिन बिना अर्थ के शहर कैसे रहेगा? तो ये सारे मंदिर हैं. और आपको अर्थ कैसे रहा बताता हूं. आप कुछ साड़ियों के नाम सोचिए, बनारसी, कांजीवरम, संबलपुरी, ढाकेश्वरी. हर साड़ी वहां से आती है जहां देवी का मंदिर है. और साड़ी में वही डिजाइन होंगे बनारसी में जो माँ पार्वती को फूल पत्ते चढ़ते हैं. संबलपुरी साड़ी में वही डिजाइन होंगे जो माँ संबलेश्वरी को चढ़ते हैं. और आपने शिखर की बात की, तो जो साड़ी जहां से आती है उसके फॉल में उस जगह का शिखर का डिजाइन होता है. आप पूछेंगे महिलाएं कैसे पहचानती हैं कि बनारसी है कि क्या है, संबलपुरी या कोई और, तो उसमें जो चित्रकारी है उससे बता देते हैं. और साड़ी का हिंदू धर्म से कितना लिंकेज है इसको पुर्तगीज ने समझा. वो गोवा में आए. गोवा में कन्वर्शन सबसे क्रूएल था, बच्चों को मार देते थे, पेरेंट्स कन्वर्ट नहीं होते थे. तो वहां उन्होंने तय किया कि उनको समझ में आया कि जब तक साड़ी है लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उन्होंने साड़ी पहनने पे और बुनने पे पाबंदी लगाई थी. और हमारे पूर्वजों का बलिदान देखिए, 150 से 200 साल, जो आज हम बेसमेंट बोलते हैं, जमीन में गड्ढा करके रात में साड़ी बुनते थे और महिलाएं रात में ही साड़ी पहनती थी. उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा. ये बलिदान है. तो आप मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण है. कोई ऐसा इंटरेस्टिंग आपका जो एनालिसिस है वो बताइए कि टेम्पल इकोनॉमी मतलब मंदिर इकोनॉमी जो है वो कैसे ये आने वाले दिनों में इस देश को किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, या तो अभी भी कुछ इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, या तो स्ट्रक्चर्ड करने की जरूरत है? देखिए,
हम जो मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था के और उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने जी। कहा कंक्रीट के, कई लोग पूछेंगे क्या मंदिर से खाना मिलता है? मैं कहता हूँ आज हमको जो खाना मिल रहा है वो मंदिर से ही मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस देश में कभी लाखों प्रजातियां थी चावल की, जैसे जो 2 इंच पानी में हो जाएगी या जो 12 इंच पानी में होगी, जो 2 महीने में होगी कि जो 12 महीने में होगी। हुँ, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हाइब्रिड वैरायटी सबको यूज़ करना था, खाने की कमी थी। हुँ, हमारी सारी चावल की प्रजातियाँ विलुप्त होने लगी। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का रिसर्च है कि आज उड़ीसा में वही प्रजातियाँ बची चावल की जो भगवान जगन्नाथ के लिए चढ़ाई जाती हैं, बाकी विलुप्त हो गई। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, आप बाज़ार में देखिए बड़े-बड़े अमरूद आ गए हैं, गुआवा, जो पत्ता गोभी के साइज़ के हैं और टेस्ट नहीं है, देसी हुँ। गुआवा नहीं है। पपाया, पपीता भी, उसका स्वाद नहीं है। हम अपने चीज़ें खोते जा रहे हैं। तो जो आलू है, टमाटर है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टोमेटो, पोटैटो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर भारत की सब्ज़ी नहीं है और वो पुरी या मथुरा के मंदिर में प्रसाद में नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसी सिर्फ़ देसी सब्ज़ी जो है, वो उन मंदिरों के प्रसाद में चढ़ती है और सिर्फ़ इसी से ये प्रजातियाँ बची हैं। क्योंकि ये मंदिर में चढ़ानी है, इसलिए यानी उगाया जा इसको उगाना ही है, हाँ, ये इसका रिप्लेसमेंट नहीं नहीं होगा। और नहीं तो ये प्रजातियाँ भी विलुप्त हो जाती हमारी। हुँ, हुँ, और हुँ। मैं बोला कि सरकार को बचाना है तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाना पड़ेगा। तो जो पशु, पक्षी प्रजातियाँ पेड़-पौधे, वनस्पति मंदिर से जुड़े हैं, वो बच गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ओके। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान है मंदिरों का हमारे खाने, अ, भोजन पे ही। भोजन पे ही है। ओके, ये इकोनॉमी का कितना परसेंटेज एज़ पर योर कैलकुलेशन या देखिए तो स्टडी? नहीं, मैंने नहीं किया है। उसपे मेरा एक व्यू है कि हम जो आज है टेम्पल रेवेन्यू को इकोनॉमी से कैलकुलेट कर रहे हैं। इतना चढ़ावा आया और हल्ला होने लगता है इस मंदिर में इतना पैसा आया। बट ये तो 40 या 50 मंदिर की बात है। हुँ, हमारे देश में तो लाखों मंदिर हैं, जो हुँ, जंगल में है, पहाड़ों पे है, उसकी बात ही नहीं करता है कोई। जो एक साधु जी जंगल जानवर के बीच में 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं। हुँ, ये हुँ, जो हम ट्रैक पे चले गए हैं, टेम्पल में पैसा इतना हो गया है कि एक दिन हम लिस्ट लेके बैठेंगे कि प्रॉफिटेबल मंदिर नहीं है, इसको तोड़ दो। और कहीं न हुँ। कहीं यही प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में हमने अभी देखा तिरुपति में प्रसाद में आया तो बोले कि घी में चर्बी था, क्योंकि टेंडर पे सबसे सस्ता घी मंगाना है। हुँ, हुँ, अब हुँ। जिसने भी गाय माता को देखा हुआ 1 सप्ताह या 1 महीने, वो समझ जाएगा कि ₹350 में गाय का घी तो नहीं मतलब मिलेगा। आपका अकॉर्डिंग टू यू कि इसको डायरेक्ट इकोनॉमी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, जो हमारी व्यवस्था है उसमें ये थोड़ा सपोर्टिव रोल देखिए इनका। इसका मेजर रोल भी रहेगा, लेकिन मंदिर भक्ति का केंद्र है। पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो भक्ति रहेगी तो आएगा। हम हुँ, सिर्फ पैसा-पैसा करेंगे तो ना भक्ति रहेगी ना मंदिर रहेगा। हुँ, हुँ, वो हुँ, होगा ना कि सोने की मुर्गी का अंडा देने वाले तरीके से हम मंदिर को देखने लगे हैं। हुँ। मुझे उस बात की चिंता है कि भक्ति खत्म हो रही है और सिर्फ पैसा हो गया है मंदिर में। ओके, यहाँ पे रुकूँगा, वक़्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, अंतिम तबक्काની વાતો સંદીપ સિંહજી સાથે એક વિરામ બાદ। મંચ એજ ઘટનાઓ અનેક રાજનેતાઓથી લઈને રાજકારણ સુધી સાંપ્રત પ્રવાહોની વિશેષ ચર્ચા આર્થિક નીતિઓથી લઈને સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીની ઘટના શિક્ષણ કૃષિ આરોગ્ય જેવી બાબતોનું સચોટ વિશ્લેષણ સત્ય અસત્ય પરથી ઉઠશે પડદો તમામ મુદ્દાના વાર પર થશે પલટવાર ચર્ચાના મંચ લોકમંચ પર જુઓ રાત્રે 8 કલાકે પુનઃ પ્રસારણ રાત્રે 10 કલાકે માત્ર ગુજરાત ન્યૂઝ પર। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં અંતિમ તબક્કાની વાતો संदीप सिंह जी साथे। संदीप जी, अब सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, थोड़ा 20-20 हम खेलना पड़ेगा। अ, मंदिर इकोनॉमी के साथ आपका एक क्योंकि मंदिर इकोनॉमी तो जो अभी चल रहा है उसके लिए आपने स्टडी कर दिया, लेकिन आपका एक दूसरा विषय भी बहुत ही महत्व का है और वो है मंदिरों के लिए एक दशक। हाँ। हाँ, उसके बारे में बताइए। मैं ये कहता हूँ कि बहुत से लोगों को मंदिरों की चिंता है, अच्छा लगता है। तो मैं ये कहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 70 साल के हैं कि 20 साल के हैं। हुँ, आप पुरुष हैं कि महिला हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं। आप अपने जीवन के अगले 10 साल मंदिर को दीजिए और उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 उदाहरण खाली दूँगा कि एक जो मंदिर के आस-पास गरीब लोग रहते हैं, बच्चे, क्या उनका हम जन्मदिन मंदिर में मनाते हैं? नहीं तो क्यों नहीं? ये मनाना चाहिए। बच्चे को बुलाइए, उसके नाम का दिया जलाइए
और एक समोसा जलेबी खिलाइए, इतना पैसा तो हर मंदिर में होगा या कोई ना कोई देगा, तभी समाज मंदिर से जुड़ेगा। पहले मंदिर न्यूक्लियस होते थे, केंद्र थे समाज True. का, वो खत्म हो गया है, उसको रिवाइव करना होगा। और दूसरा चीज मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हर हिंदू रोज मंदिर तो एक बार जाए। अगर 80 करोड़ हिंदू रोज मंदिर ही जाने लगेगा, हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गवर्नमेंट का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट में चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हो, या तो आपको लगता है कि कुछ या तो कम इंटरफियरेंस या तो अमुक एरिया में ज्यादा इंटरफियरेंस उनको करना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि सरकार को मंदिर से बाहर हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। इसके 3 कारण बताता हूँ। एक कारण कहा जाता है कि मंदिरों में करप्शन है। तो 30-40 ही मंदिर है ना, सब मंदिर में जो तो नहीं बड़े है। हाँ, वॉल्यूम तो वाले हैं। सरकार के हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो क्या हम टेक ओवर कर लें? दूसरा ये कहते हैं कि हम चले जाएँगे तो कौन देखेगा? अंग्रेज भी यही कहते थे, हम देश से चले जाएँगे तो देश का क्या होगा? अब एक हिंदू, एक भारतीय वहाँ का प्रधानमंत्री भी बन गया, तो वो भी हो जाएगा। और तीसरा ये कहता हूँ कि ये सरकार तो 75 साल पुरानी है खाली। हमारे मंदिर तो हज़ारों साल से खड़े हैं। औरंगज़ेब जैसे आक्रांताओं को देखा है, तो हमारे मंदिर की चिंता छोड़ दीजिए, समाज खड़ा हो सकता है। हमारे यहाँ अनेकों उदाहरण हैं। एक बड़ा उदाहरण देता हूँ, तारकेश्वर मंदिर में समस्या थी, मठाधीश बदमाश हो गए थे, तो चित्तरंजन दास और सुभाष बोस ने मूवमेंट लीड करके उसको बदला। और कुछ वर्षों पहले झारखंड के एक गाँव के एक मंदिर में समस्या थी, तो वहाँ के लोगों ने मिलके सबको हटा दिया, मंदिर चला रहे हैं। तो मंदिर समाज का है, समाज खड़ा होगा, सरकार को मंदिर में क्या? संदीप जी, जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ASI है, हाँ। तो वो लोग तो अपने हिसाब से करते हैं। डोंट यू फील दैट कि हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर है, एक मूवमेंट ऐसी चलाई जाए कि वो जो मंदिर है उसका निर्माण कब हुआ, उसका डॉक्यूमेंटेशन हाँ। मेरे हिसाब से उसी गांव वालों को करना चाहिए, या तो जिला प्रशासन को करना चाहिए, और उसे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे भी आगे रखना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत सारी जो शायद शायद किसी ने सुनी नहीं है, कहीं हमने किसी कोई बोला नहीं है, ऐसी चीजें भी निकल सकती है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और बहुत अच्छा मुद्दा रखा आपने। देखिए, हर मंदिर का एक स्थल पुराण होता है और एक अगाम शास्त्र होता है कि कैसे पूजा करना और वहाँ क्यों है। तो वो कहीं खो गया होगा कहीं मंदिर का, या होगा जो सेक्लूजन में लोगों को पता नहीं है। तो ये अवश्य करना चाहिए और बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारी मूर्तियां चोरी हो जाती है, तो लोगों से आग्रह है कि आप जहां भी मूर्ति आपके मंदिर है पुराने, उसके पूरे मंदिर के मूर्तियों के फोटो खींचें और अपने पास रखें और साइट पर डाल दें, कब तारीख किस जगह की है। तो कभी भी चोरी होगी, ऑक्शन होगा, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो एकदम सही बात कही, ये करना है और बहुत जोर शोर से करना है। ओके, मंदिर इकोनॉमी की बात निकली तो हिंदुस्तान में और विश्व में, पूरे विश्व में इकोनॉमी को ड्राइव करने में यूथ का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या आपके एनालिसिस, या तो आपकी पर्सनल विजिट, या तो जो अलग अलग लोगों से बातें होती है, एरियल व्यू से आप सब देखते हैं, क्या आपको लगता है कि आज का यूथ क्या मंदिर के लिए ज्यादा आकर्षित होता है, या कोई संत के लिए होता है? नहीं, दोनों के लिए होता है। और मंदिर की बात करूं मैं, तो मंदिर के लिए आकर्षित है। मैं आपको 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण, अभी एक आईटी लोगों का 1500 आईटी प्रोफेशनल्स का ग्रुप पंढरपुर में यात्रा पे गया है पैदल। ओह, कुंभ में हमने देखा कितने युवा गए। और आज भी बहुत मंदिर से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें खूब युवा जुड़े हैं। कहीं-कहीं ग्रुप बना के हर वीकेंड को मंदिर की सफाई कर रहे हैं। तो अलग-अलग क्षेत्रों में युवा जुड़े हुए हैं मंदिर से। मेरा अनुभव है, जब मैं इंटरैक्ट करता हूँ, उनके पास बहुत से प्रश्न हैं मंदिर को लेके। उनको जवाब देना पड़ता है। अगर एक बार उनको सही से बता दिया गया, वो कन्विंस हो गए, तो उससे स्ट्रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर और कोई नहीं है मंदिर का। चलो, ये वाली बात तो आपने बहुत बढ़िया बताई। तो इसी मामले पे हम आपको एक पूछ भी लेते हैं कि क्या संदीप सिंह जी आने वाले दिनों में क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं कि संदीप सिंह जी का जो ये मिशन है, उसके लिए स्टेट वाइज या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ब्रिगेड बनाए? जैसे कि किसी का प्रश्न है तो किसे पूछेंगे? हाँ। वो तो जाएंगे सीधा गूगल पे या तो चैट जीपीटी पे एआई हाँ। का इस्तेमाल करेंगे। हाँ। तो उसको भी डेवलप करने के लिए, उसको भी ट्रेन करने के लिए, क्या हमें भी वो डिटेल थोड़ी-थोड़ी दे देनी चाहिए वहाँ पे? या तो ऐसे यूथ का कोई टोली बनाई जाए, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो अपने इलाके के मंदिरों के बारे में कुछ चिंता करे? हाँ, तो मेरे ऐसे जो वर्टिकल्स कुछ बनाने चाहिए। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा सुझाव है।
मैंने अभी तक जो सोचा है कि हर जगह जाऊँ और लोगों से बात करूँ, लोगों को जागरूक करूँ और जो मुझसे जितनी सहायता माँगेगा मैं देता जाऊँगा। क्योंकि संस्था बनाने से कई बार लगता है कि संस्था के एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा समय जाता है, वो काम से फ़ोकस हट जाता है। तो आप जैसे दोस्त यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म देते हैं तो घूम-घूम के बोलता हूँ। स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, जो जहाँ बुलाते हैं पूरे भारत में जाता हूँ और जितनी चीज़ें आती हैं बताता हूँ ताकि और लोग जुड़ते जाएँ। बट हाँ, कई संस्थाओं बुलाते हैं जो मंदिरों पे काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी काम करता हूँ। तो खुद संस्था बना के उसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं उलझना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू સો મચ સંદીપજી हमसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत ધન્યવાદ પ્લેટફોર્મ દેने के થેન્ક लिए। યુ। દર્શક મિત્રો, આથી વાત સંદીપસિંહજી સાથે। મંદિર એક એવો વિષય છે કે નોર્મલી એ ફક્ત આસ્થા સાથે જોડાયેલો છે। પરંપરાગત રીતે મારા પપ્પા આ મંદિરમાં જતા હતા એટલે મારે જવાનું છે। મેં ક્યારેય જાણવા પ્રયત્ન નથી કર્યો કે આ મંદિરનો ઇતિહાસ શું છે। હું ફક્ત એ મૂર્તિ પૂરતો સીમિત રહું છું, જે મૂર્તિ મારી સામે દેખાય છે અને મારી જે ઈચ્છાઓ છે એ પ્રમાણે એમની પાસે માગ કરીને અથવા તો જગત કલ્યાણની પ્રાર્થના કરીને હું પાછો આવતો રહું છું। પરંતુ સંદીપસિંહજીએ જે પ્રમાણે પ્રયત્નો કર્યા છે રિસર્ચ કરવાના, મને લાગે છે કે આપણે બધાએ પણ જે મંદિરમાં જઈએ છીએ ત્યાં એટલીસ્ટ હું સેલ્ફી ત્યાં ખેંચું છું, હું ત્યાં જઈને અલગ અલગ ફોટોસ પણ લઉં છું, પરંતુ એ ત્યાંના પૂજારીને અથવા તો ત્યાંના કોઈ બુઝુર્ગ, કોઈ વડીલને પૂછીને એ મંદિર વિશેની વાતો, અજાણી વાતો જે લોકો સુધી નથી પહોંચી, એ પણ જો મારા ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લખીશ તો મને લાગે છે કે આવનારા દિવસોની અંદર ઘણા બધી એવી વાતો બહાર આવશે જે લોકો સુધી પહોંચશે। આપણે બધા સરાહના કરીએ અને આશા રાખીએ કે સંદીપસિંહજીનું જે મિશન છે, એક મંદિર ઇકોનોમીનું, એમના રિસર્ચનું, અને બીજું મંદિર માટે એક દશક, આપણે બધા જ લોકો એક દશક સુધી, 10 વર્ષ સુધી નક્કી કરીએ કે હું સતત મંદિરે જઈશ। આવનારા દિવસોમાં આના ઘણા એવા આશ્ચર્યજનક પરિણામો પણ મળી શકે છે। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર, થેન્ક યુ સો મચ। थैंक इंटरव्यू में बहुत आनंद आया। ऐसे-ऐसे प्रश्न इस तरीके से पूछे जो मैं सोचा भी नहीं था और सबसे बड़ा गुगली था कि कोई कभी लेखक के बारे में नहीं पूछता, अक्सर विषय और किताबों पे भी बात होती है। तो आज मुझ पर भी पूछा गया 2 सवाल, बहुत अच्छा लगा।